The damages are collected will be one of the several parties responsible for injuring the plaintiff. This rule allows complete recovery even from defendants whose contribution to the injury was slight, if the other defendants have inadequate resources to pay the claim. So judgment. The findings of the court in a negligence lawsuit. Okay. Here, right. So he talks about that the finding of the court is, of course, known as a judgment. That's the final verdict of the court. Key employee life insurance. Key employees कौन से होते हैं? किसी भी कंपनी में key employees वो होते हैं जो कि एक main positions पे होते हैं, decision making authority में शामिल होते हैं और उनके लिए specialized policies offer की जाती हैं insurance companies की तरफ से भी, ताकि अगर को खुदा न खास्ता उनको नुकसान हो कुछ हो तो उनकी policies आम standard employees से बेहतर होती हैं, perks ज़्यादा होते हैं, because वो company के लिए ज़्यादा integral value add करते हैं as compared to others. जी. Lapse, the expiration of life insurance policy because of non-payment of the premium. जब पैसा ना दिया जाए उसके बाद 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, उसमें भी अगर पैसा ना दिया जाए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है. लैप्स का मतलब पॉलिसी खत्म हो गई और उसके बाद अगर उस दौरान कोई क्लेम भी आता है तो पॉलिसी के अगेंस्ट आपको कुछ पे नहीं किया जाता, चाहे आपने पीछे जो मर्जी प्रीमियम्स पे किए हो. रूली पॉलिसी का ये है कि आपने कंटिन्यूअस पेमेंट्स करनी, कहीं पे प्रीमियम नहीं पे कर सके यू गेट अ 30 डेज ग्रेस पीरियड और उसके अंदर आपने पेमेंट करनी थी. जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. जी सर, अभी आपने लैब्स की बात की तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि लैब्स में आपके बेनिफिट्स जो पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस की बात आप कर रहे हैं ना, उसमें बेनिफिट्स वो कुछ अरसे के लिए रोक देते हैं जब तक आप उसको दोबारा से कंटिन्यू कुछ अरसे नहीं बेटा, वो टेम्पररी आपकी पॉलिसी जो है ना, लैब्स का मतलब ही ये है कि तब तक वो खत्म है जब तक आप उसको दोबारा से कंटिन्यू नहीं करवाते. सर, लेकिन मैंने ऐसे डेथ क्लेम देखे हैं कि वो पॉलिसी लैब्स थी लेकिन उनको डेथ क्लेम्स मिले हैं. देखिए, आप अगर किताब को प्रैक्टिकल लाइफ से करें ना तो यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है. मिसाल के तौर पे अब एक मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया हूँ, मैं वहाँ पे उनको करोड़ों का बिजनेस दे रहा हूँ साल का, और इतनी बड़ी फ्लीट्स है कि गाड़ियों की या फैक्ट्रीज है जो अरबों के हिसाब से जो है उस चीज की कवरेज मैंने ली है. और उसमें मैं कहता हूँ मेरा कोई 1 लाख रुपए तक का क्लेम आता है जो मैं देखता हूँ कि जी समहाउ बनता नहीं है देने का, लेकिन पॉलिसी जो क्योंकि क्लेम आया हुआ है तो इंश्योरर कहेगा यार इसको चुप करके 1 लाख दे दो, ये करोड़ों में प्रीमियम में दे रहा है. अगर आज कोई क्लेम कैंसिल करे, इसका मामला खराब हो तो ये कल को किसी और के पास भी चला जाएगा. जी सर, समझ रहे हैं? जी सर. तो सर इसका मतलब क्या है कि बुक्स में और जो फिजिकल हमारे पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होते हैं उनमें डिफरेंट होता है. जाहिर है ये चीजें देखी जाती है, तो मतलब डिफरेंट नहीं होता, लेकिन यू शुड बी ओपन टू दीस थिंग्स एज वेल. किताब को तो आपने पढ़ना है, समझना है, आपको फाइल का पता होना. जी सर, जी ठीक है सर, थैंक यू. Okay, so the next is lapse ratio, the number of policies lapsed in a year divided by the number of the policies in force at the beginning of. जाहिर है इंश्योरेंस कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो साल में सारी रेशियोज, प्रॉफिट रेशियो, सारी रेशियोज निकालती है. उसमें लैप्स रेशियो भी देखती है कि कितनी पॉलिसीज हमने इशू की, उनमें से कितनी पॉलिसीज लैप्स हो गई, यानी कि जहाँ जिनमें हमें पेमेंट्स प्रीमियम की नहीं आ रही, और उस हिसाब से जाहिर है वो अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करती हैं आगे के लिए. तो मतलब दिस इज अ कॉमन थिंग. जी Law of large numbers, when an event based on chance is observed, the larger the number of observations, the more likely is the actual result to coincide the expected result. Okay. numbers क्या लॉ है? सवाल है तो पूछ सकते हैं. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बेटा बेसिकली ये कहता है कि जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करें उतना ज्यादा बेहतर आपकी प्रेडिक्शन बनती है. इंश्योरेंस कंपनी में तो यही रूल है ना. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कह रहा है कि जितना आप ज्यादा पिछला पास्ट में आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे उसी बेस पे आप देख सकते हैं कि आगे प्रेडिक्शन क्या हो सकती है फ्यूचर में, किन क्लासेस ऑफ बिजनेस है पॉलिसीज पिछले अरसे में बेहतर थी, जिनमें क्लेम्स कम आए, किन में ज्यादा आए, किन में जो है प्रीमियम पेमेंट्स की तादाद कम थी, किन में प्रीमियम्स टाइमली पे किए गए, किन की रिक्वायरमेंट्स अब आहिस्ता वक्त में पिछले 5 साल में बढ़ती जा रही हैं. तो ये सारी जो चीजें लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के ऊपर बेस करती हैं. कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने क्लेम्स आए, इस बार कितने चांसेस हैं, ये सारी प्रेडिक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन.
Okay, so the next is lease, a legal agreement giving one party the right to enjoy another party's property for a predetermined length of time. Possession of a leasehold interest can create an insurable interest in property. जी सॉरी So I'm repeating, lease, a legal agreement giving one party the right to enjoy another party's property for a predetermined length of time. Possession of a लीज यानी क्या कहता है कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चीज ले लेते हैं ना, वो 50 साल 15 साल 20 साल नॉर्मली कॉर्पोरेट्स होती है, जब वो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे उन्होंने बिल्डिंग किराए पे ली है, बैंक बोले वो ये कोशिश करते हैं साल 2 साल के एग्रीमेंट्स नहीं करते, लीज नॉर्मली करते लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि उनको ये होता है कि कल को उन्होंने उसको बेहतर करना है, उस जगह को रिवैम्प करना है, तो उसमें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास टाइम पीरियड भी इतना हो कि उसमें वो अर्न भी कर सके और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर सके। जी So ये लीज और रेंटल एग्रीमेंट सेम होते हैं, हम इनको कह सकते हैं कि जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट नहीं, रेंटल एग्रीमेंट्स तो और होते हैं बेटा, लीज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, मिसाल के तौर पे 90 साल 80 साल लोग माइंस लेते हैं, लीज पे लेते हैं, जो लोग और ही मतलब देखें कि मिसाल के तौर पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, ये जो लोग बैंक्स वगैरह की बिल्डिंग्स का लेते हैं, लीज पे लेते हैं नॉर्मली, जिसमें ज्यादा टाइम पीरियड होता है। Okay, the next is level premium whole life insurance, a form of permanent cash value life insurance requiring equal annual or more frequent premium payments for the insured life or until the policy matures, for example, at the age of 100. Right. Okay. Lloyd's of London, an association. Lloyd's of London, जो कि इंश्योरेंस मार्केट है जहाँ पे सारे बिजनेसेस प्लेस किए जाते हैं। An association of independent underwriters operating in England. Lloyd's of London is not an insurance company, rather it is a marketplace for insurance where the brokers representing applicants for insurance are able to contract with the underwriters offering insurance. Okay. Next is long tail claims in liability insurance, the result of occurrence basis policies in which the injury is discovered after the policy period ended, but the policy continues to provide coverage if the insured event to injury occurred during the period when the policy was in force. Perfect. So इसमें long tail claims में कौन से claims आते हैं? वो आपको बताता है कि ये वो पॉलिसीज होती है जहाँ पे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखे इसमें क्या है, वो कहता है कि जब आपने कोई पॉलिसी में आपने कवरेज ली हुई थी, बीमारी जो है वो कुछ अरसे बाद पता चला जो कि पॉलिसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब आपने चेक किया तो जिस वक्त पॉलिसी आपके जब जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आपको बताती है कि जो बीमारी आपको आज आई है ये एक्चुअली आज आपको पता चला, लेकिन ये बीमारी कम से कम भी आपकी 5 साल पुरानी है, रिपोर्ट से पता चलता है, और उस वक्त देखते हैं आपके 5 साल पहले तो आपकी इंश्योरेंस कवरेज थी, तो लेटेंट बेस इनको भी कहते हैं क्लेम्स और लॉन्ग टेल भी, उन बेसिस के ऊपर आप यू आर एलिजिबल कि आप अपने सेम इंश्योरर को फाइल कर सकते हो अपना क्लेम, क्योंकि उस वक्त आप थे उस कवरेज में। बात समझ आई है? जी प्लीज। एजुकेशन प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, उनमें क्लेम्स ऐसे होते हैं कि अगर फादर की वो बेसिकली बच्चों के लिए करवाते हैं या अपने फादर की अगर डेथ हो जाती है या मदर की डेथ हो जाती है, तो जो एजुकेशन प्लान्स होते हैं पाकिस्तान में वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उन फादर की डेथ के बाद जो बच्चों की एजुकेशन का एक्सपेंस है इन क्वार्टर टर्म एंड इन सेमी एनुअली। नहीं बेटा, आप किसी और चीज को साथ में ला रही हो, ये तो आप दिस इज नॉट व्हाट लॉन्ग टेल क्लेम्स आर। वो ये बात कर रहा है कि जो मिसाल आप जो बात कर रही हो, आप कह रही हो कि एक वालिद ने पॉलिसी ली हुई थी अपने बच्चों के लिए, उस पॉलिसी के इंसेप्शन में टर्म्स पे लिखा था कि जब तक आप जिंदा है मिसाल के तौर पे आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कल को ये पॉलिसी ने एक्टिव ही तब होना है जब खुदा न खास्ता इफ यू आर नॉट अलाइव, या आप जिंदा हैं लेकिन मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो गया, मिसाल में 15 साल 20 साल की पॉलिसी कंप्लीट हो गई, तो उस हालत में जो है अगर आप जिंदा हैं तो वो जो 20 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपको बोनसेस प्लस वो पेमेंट्स करके एक पूरा लंप सम मिल जाएगा। और अगर आप वफात पा चुके हैं मिसाल संभाव और आपके आगे एयर्स जो है जिनके लिए आपने पॉलिसी ली थी, तो उसको वो इंश्योर करेगा कि जो उनकी एजुकेशन प्लान है कि वो उनकी एजुकेशन एक सर्टेन अमाउंट उनको इस तरह से पे की जाएगी जिसमें वो अपनी तालीम को हासिल कर सके। वो 10 साल का भी प्लान हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, ताकि उनकी यूनिवर्सिटी तक की कवरेज हो जाए। ये तो पॉलिसी है ही इसीलिए ना। लॉन्ग टेल क्लेम में वो कहता है कि आपने पॉलिसी ले ली हुई है, पॉलिसी आपकी खत्म हो गई, खत्म होने के 2 साल 3 साल बाद आपको बीमारी है,
इलाज कराने के लिए गए, रिपोर्ट्स चेक की तो पता चला ये बीमारी है, ये आपकी नहीं है, ये आपको 5-7 साल कम से कम पुरानी है और जी सर। उस वक्त की हल्की थी, लेकिन आपको मालूम नहीं था। कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं, नहीं पता चलता, जिस्म के अंदर रहती हैं और आप नहीं टेस्ट कराते और एकदम से कराते तो पता चलता है तो कितना किस लेवल पे चीज है। तो अगर आप जी, मेडिकल रिपोर्ट्स पे कराए तो पता चल जाता है कितनी पुरानी है। तो अगर वो जी, कहते हैं कि ये चीज प्रूव हो जाए मेडिकली कि वो बीमारी आपकी पुरानी है और आप जी, देखें उस वक्त आपकी वो पॉलिसी एक्टिव थी उस जमाने में, मतलब जी उस सर। वक्त आपकी पॉलिसी एक्टिव थी 2-5 साल पहले, तो वो तो आपके पास ये राइट है कि आप उस इंश्योरर के पास जाके क्लेम कर सकते हैं कि चाहे मैं अभी पॉलिसी में नहीं हूँ, मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, लेकिन जिस वक्त मेरी बीमारी आई थी उस वक्त मेरी पॉलिसी थी, तो उस लिहाज से लेटेंट क्लेम बेसिस पे या लॉन्ग टेल क्लेम बेसिस पे मुझे इसका क्लेम किया जाए, दिया जाए। तो सर ये क्लेम हम समझ आइए? पाकिस्तान में भी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कहाँ भी ऑफर होती है। पाकिस्तान में ऐसे थोड़ी 90% अभी तक अनटैप्ड रेशियो है। क्यों अभी ठीक है तक लोग ऐसे बैठे हुए हैं और अनटैप्ड है? क्योंकि यहाँ पे ये चीजें अभी ऑफर नहीं, यहाँ पे तो छोटी सी बात है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं है। आप शादीशुदा हैं, आपने अपने मियाँ के साथ अपनी अगर इंश्योरेंस करवानी है आप नहीं करा सकती हैं अनलेस एंड अनटिल आप कहीं पे नौकरी कर रही हो, वहाँ पे आपको ग्रुप कवरेज मिली हो, आप नहीं खुद सर, से नहीं अब करवा हेल्थ सकते इंश्योरेंस जाके। स्टार्ट हो गई हैं, काफी कंपनी ने स्टार्ट कर दी हैं। मतलब अभी आप जाके कह रहे हैं ना, अभी भी वो उसको जी जी प्रॉपरली लॉन्च इन्होंने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उनको अप्रोच करना जी, चाहिए, वरना ये तो बाय इतनी स्टेट लॉन्च नहीं हुई जैसे अदर तो कंट्रीज में होती ये है। अगर प्रॉपरली लॉन्च कर ली जाए तो ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक मामला चले जाए। जी सर, ऐसे। जी Okay, the next is loss prevention and activity designed to reduce the chance of a loss. Examples of the loss prevention include driver training programs, better design for equipment, and better lighting in factories. These could be the activities जिनसे loss prevention हो सकती है. The next is loss ratio, the amount of losses experienced in a year divided by the premium earned from writing the insurance. यस ना वैसे समझा दिया कि जो भी लॉसेस आपके हैं और उसके प्रीमियम जो आपने अर्न किए उनसे ज्यादा होगा अगर लॉस ज़ाहिर है लॉस रेशियो आपकी ज्यादा है। अगर प्रीमियम ज्यादा अर्न किए हैं और लॉस रेशियो कम है तो इट शोज अ गुड stability of the company and good results for the company as well. जी The next is loss reduction and activity designed to reduce the severity of the losses. Examples of the loss reduction included automatic fire sprinklers, directions of the first aid found of the containers of poison. लॉस रिडक्शन वो तमाम टेक्निक्स हैं जिनको खुदा ना खास्ता चाहे आपने पॉलिसी ली भी हुई है लेकिन वो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट करती है उसमें आपके पास एक फैक्ट्री प्रेमिसेस है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता खर्चा है कि आग लग सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि चाहे आपके पास पॉलिसी हो आपके पास क्या ऐसे मेथड्स आप अप्लाई करें कि खुदा ना खास्ता कल को कोई वो लॉस होता भी है, कोई इवेंट अकर होती है, फिलहाल में आग है जो कि कवर्ड है पॉलिसी में और आपकी गलती से नहीं भी लग रही तो भी आपके पास क्या ऐसे इक्विपमेंट्स है कि आप फौरन उस पर काबू पाने के लिए क्या करेंगे। एक तो लॉस प्रिवेंशन है ना कि प्रिवेंट करने के लिए आप फॉर एग्जांपल कोशिश करेंगे फ्लोर स्लिपरी ना हो, वेट ना हो, कहीं पे ऐसी चीज ना रखी जाए जो फ्लेमेबल हो। लेकिन रिडक्शन क्या होता है कि जब खुदा ना खास्ता नुकसान इवेंट अकर हो गई है तो उसमें क्या कर सकते, मसलन वाटर स्प्रिंकलर्स हो गए, मसलन फर्स्ट एड किट्स हो गई, ये चीजें हो गई। तो अगर आप उस वक्त आपके पास वो अवेलेबिलिटी है तो इट्स गुड और ये इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट अदरवाइज ना हो और कल को नुकसान होता है और लोग कल को क्लेम करते हैं तो बाहर के मालिक में इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टिगेट करती हैं, जो लॉस एडजस्टर्स होते हैं वो ये रिपोर्ट्स पूरी बनाते हैं कि जो इस तरह का नुकसान हुआ और उसमें मिसाल के तौर पे अगर इस तरह की रिडक्शन टेक्निक्स अप्लाई की जाती तो ये नुकसान इस हद तक ना पहुंचता, लिहाजा हम समझते हैं इंश्योरेंस कंपनी को इतना ना पे किया जाए बल्कि ये क्लेम इस हद तक किया जाए। तो ये डिसीजंस होते हैं इन चीजों के ऊपर बेस्ड। आर यू क्लियर अबाउट इट? बात समझ आई है? Yes, sir. लॉस वो टेक्निक है जिनका अप्लाई करने से आप कंट्रोल कर सकते हैं खुदा ना खास्ते इफ इन केस an unforeseen event occurs that is covered under the terms of the policy। और ये एक रीजनेबल बिहेवियर है जो कि एक्सपेक्ट करता है इंश्योरर अपने इंश्योर्ड से, और रीजनेबल बिहेवियर जो है बाय लॉ इट्स अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड और द रीइंश्योरर एंड द इंश्योरर बोथ। ओके Yes, sir. Next is misstatement of age provision, a mandatory feature of the life insurance contracts causing insurers to adjust the amount of coverage to the appropriate benefit, given the paid premium after a अब कहते हैं misstatement. मिसाल के तौर पे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने चले गए, वहां पे आपकी उम्र है 35 के ऊपर के ब्रैकेट में और वहां पे आपको प्रीमियम जो है एक और लेवल में पड़ता है। आपके लेट सपोज आपको पता है कि जी मेरी एज वाइज जो है मसला है लेकिन बाकी मेरी फिजिकल भी अच्छे है,
कंडीशन, मेरे पीछे बैकग्राउंड में और कोई मसले नहीं है, मेडिकल कोई बीमारियां नहीं है मेरे बड़ों में नहीं, लेकिन मेरी एज का इशू है, मैं अपनी एज छुपा लेता हूँ फॉर समहाउ, मेरे आईडी कार्ड पे सही नहीं लिखी हुई कुछ है, मैं उसको यूज करता हुए समहाउ उसको कंसील करता हूँ इन्फॉर्मेशन को, कि ताकि मुझे कम प्रीमियम के ऊपर पॉलिसी मिल जाए उसी सम इंश्योर्ड की। तो ये एक तरह का कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट कैन लीड टू or void or repudiation of the policy or even refusal in terms of claims। तो क्योंकि जाहिर है जब आप एक चीज छुपाएंगे और जिससे आपको मालूम है डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, तो वो इंश्योरर को डेफिनेटली एडवर्सली इफेक्ट करेगी। जी। Okay, the next is moral hazard. A person who deliberately causes a loss to defraud an insurer, a person who exaggerates the size of a claim to defraud an insurer. और मोरल भी पढ़ लो, फिर मैं दोनों बता देता हूँ। Okay, a person made indifferent to loss because of the purchase of insurance, thus causing the chance of loss to increase. The difference between the moral hazard and the moral hazard is seen in difference between the arsonist who intentionally destroys property or defraud an insurer, and individual who does little or nothing to protect property before a loss or to conserve the property after a loss, thinking the insurer will cover the loss. Right. अब वो ये बात कर रहे हैं, वो कहता है कि देखिए मोरल और मॉरल दो अलग चीजें हैं। मॉरल क्या होता है आपका, कि आप कोई एथिकली कुछ गलत कर रहे हैं। मोरल क्या होता है कि आपका बिहेवियर क्या है। मिसाल के तौर पे मॉरल हैजर्ड ये है कि जब मैं किसी को झूठ बोलूं, दो नंबरी करूं, फ्रॉड करूंगा, गलत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इंटरेस्ट, ये मॉरल हैजर्ड। ओके, मोरल हैजर्ड क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा बिहेवियर टुवर्ड्स समथिंग क्या है। अगर मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे मालूम है मेरी गाड़ी कवर्ड है, और मैं चला रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे मिसाल के तौर पे मना है कि 80 से ऊपर नहीं चलानी, लेकिन मैं 150 पे चला रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल में ये है क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे लगेगी तो देखा जाएगा, इंश्योरेंस तो है, मेरा क्या जाता है। या कहीं पे गाड़ी में जाके जानबूझ के मार देता हूँ क्योंकि यार इसमें क्या फर्क पड़ता है, लग भी गई है तो क्या फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस में तो कवर्ड है, मैं क्लेम कर दूंगा, और क्लेम मिल भी जाएगा, आपको पता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हैजर्ड क्या है? मोरल, आपका बिहेवियर व्हिच इज अनएथिकल अगेन। तो ये कहते हैं ये दोनों बहुत बड़े हैजर्ड हैं। आपने कभी देखे इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं अक्सर, अगर आपने पहले साल में कोई क्लेम नहीं फाइल किया और आप ड्राइवर हैं और आप नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी के नाम से जाते हैं रिन्यूअल, हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, 50% समथिंग। वो क्या होता है? वो इंकरेजमेंट होती है कि यार देखो इसका मोरल हैजर्ड कोई नहीं था, ये दो नंबरी इसने कोई नहीं की, और मॉरल हैजर्ड भी कोई नहीं था, कि मतलब खुद भी सही रहा और बिहेवियर भी सही रखा। इनकरेज करते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स हमें चाहिए, जाहिर है बिजनेस वाइज भी प्रॉफिटेबल है, वैसे भी अच्छा है, तो इट एक्चुअली वर्क्स बोथ वेज। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई सवाल किसी को जो हमने अब तक पढ़ा है? चले जी आगे पढ़े। Multiple line insurers. Insurers offering several distinct lines of insurance such as fire, marine liability and workers compensation. Marine नहीं बेटा, marine। वो कहते हैं डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस जो ऑफर कर रहे हैं वही मल्टीपल लाइन इंश्योरेंस कहलाते हैं। अब उसमें ये भी हो सकता है लाइफ और नॉन लाइफ, उसमें ये भी हो सकता है कि नॉन लाइफ में मुख्तलिफ तरह की क्लासेस ऑफ बिजनेस के अंदर डील करना। बोथ आर फाइन जी। Mysterious disappearance, loss of property from a known location with the loss being without a known cause. For example, assume a dress is left in a hotel room. When the owner returns, the dress is missing without explanation. वो कहता है कि मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस भी कवर्ड हो सकती है इंश्योरेंस में। और मसलन आपकी प्रॉपर्टी पोजीशन में कोई चीज है, आप कहीं पे ठहरे हुए हैं, वहां पे आपकी कुछ कीमती अशिया पड़ी है, तो होटल्स तो इनका रूल होता है कि लॉस एंड फाउंड है, कुछ हो जाए तो उन्होंने अपने क्लाइंट को देना है, क्योंकि ये पता है एक तो एथिकली ये सही है, दूसरा ये कि ये लीगली भी फंस सकते हैं उसमें, क्योंकि मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस अगर हो जाए कि कोई चीज गायब हो गई है, जी मैं कमरे में सही था तो मेरी चीज गायब है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप सू कर सकते हैं होटल के उस पे। तो कहता है कि ये अलाउड नहीं है ऐसा, you have to be very clear। तो उसने एग्जांपल दी रही है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस जिसके गायब होने के कुछ किसी को इल्म ना हो कि कैसे हो गई, इसका कोई लॉजिक ना समझ है जी।
The next is negligence. Doing something a reasonable person would not do, for example, speeding in a car, or failing to do something a reasonable person would do, for example, removing hazardous amount of snow or ice cream from a sidewalk, which act or omission results in injury to another. Okay. Premium, a mathematical concept used to illustrate. नेग्लिजेंस यही है ना, नेग्लिजेंस कवर्ड है इंश्योरेंस में। मींस कि जब आपने आपसे कुछ गलती से हो गया तो इंश्योरेंस तो ये कहती है कि गलती से अगर आपसे कुछ हो गया और आपने जानबूझ के कमिट नहीं किया तो इट्स फाइन, इंसान से गलती होती है, इसीलिए तो इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल है। जी। Mathematical concept used to illustrate only the lost cost in the developing insurance premiums. No overheads or other expenses are included. It's a net premium. जी, नेट प्रीमियम यानी कि जिसमें तो एक तो होता है टोटल प्रीमियम। टोटल प्रीमियम में आपकी हर चीज आती है। नेट प्रीमियम में ये होता है कि इसमें आपके जो कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी को पैसा डालना है, आपने आगे फर्दर किसी को आगे एक्सपेंसेस पे करने हैं, जो भी हेडर्स होते हैं वो सब आपके जो होते हैं वो अलग करके जो आपका नेट आपका प्रीमियम होता है जो आप अर्न कर रहे होते हैं उस इंश्योरेंस से, वो आपका इसमें हेडर में आता है। जी, मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे बस कर देते हैं और पेज नंबर 11 से हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।